अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, क्योंकि रेडियस हो गया, एनर्जी हो गया, इसके और पैरामीटर में फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन क्या होगी, तो सुनो जरा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में चला जाता है ना, ये है हाई एनर्जी स्टेट E2 और ये है इसकी लो। जब ये हाई से लो में आता है तो एमिशन करता है ना, जो एमिशन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि इट वुड बी, ये आपका E2 है ना, या भले आप इसका इनिशियल में EI लिख दो, इसका फाइनल में EF लिख दो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई EI माइनस EF करो, जो आपको जवाब मिले इतनी एनर्जी इमिट करेगा। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप, EI माइनस EF करो और फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू EI माइनस EF अपॉन H। अब थोड़ी देर पहले मतलब प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया गया था कि H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई H कट के हिसाब से। अगर ऐसे लिखो तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इट वुड बी 2 पाई H बार। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, ठीक है ना। ओके, इसमें आपने क्या करना, 1/2 पाई H आप कॉमन ले लें, फिर क्या बनेगा EI माइनस EF होगा। आप इसकी वैल्यू पुट करें, किसकी, EI की वैल्यू पुट करें, मतलब डेरिवेशन जब हम करते हैं ना तो वैल्यू पुट करते हैं, EF की वैल्यू पुट करें तो आपको फ्रीक्वेंसी का एक जनरल एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ये बीच में जो डेरिवेशन है ना उसकी तरफ में बाबा नहीं जा रहा, इतना हम यहाँ पे हम टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, काम की चीज़ पढ़ते हैं। तो जो आपको जनरल एक्सप्रेशन मिलेगी फ्रीक्वेंसी के, वो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, व्हाट वुड बी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर, तो इट वुड बी me⁴ डिवाइडेड बाय, भला ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब है C/λ। अच्छा, me⁴ 64, मतलब एक जब हम नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कोई ना कोई नंबर आएगा, पाई क्यूब आएगा, H क्यूब आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आता है, और आगे वाला जो सीन है ना उसमें 1/NF स्क्वायर आता है, 1/NI स्क्वायर आता है। NI का मतलब है इनिशियल एनर्जी लेवल का एक्साइटेड स्टेट, अपना जो क्वांटम नंबर है, NF का मतलब है फाइनल एनर्जी स्टेट का क्वांटम नंबर। अरेंज करके बाबा लिखोगे ना तो यूँ आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन का जनरल फार्मूला ऐसे है। ओके, एक काम करते हैं बेटा, ये वाला जो C/λ है ना, ये वाला C/λ, इसमें से C मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर आप सामने ले जाएं तो क्या बनेगा, क्रॉस में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पे लेगा तो वो क्या बनेगी, अपॉन में आएगी ना। तो यहाँ पे खाली बचेगा फिर 1/λ, क्योंकि C नहीं बचा, C को आप यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो ये बनता है me⁴ वही 64 पाई क्यूब H क्यूब एप्सिलॉन स्क्वायर, C आ गया इधर, बाकी ये आपका वही एक्सप्रेशन मिला, NF स्क्वायर NI स्क्वायर। ये सब कुछ जो भी है ये कलेक्टिवली जो आप यहाँ पे लिखते हो, ये कलेक्टिवली आप सिंपली कह सकते हो कि दैट इज से टू बी अ कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है जो भी आपको मिलता है। इस कांस्टेंट का नाम हम रखते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू दो तरह की होती हैं। इसको हम R∞ से शो करते हैं, इसकी वैल्यू दो तरह की होती हैं। ये आपका 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर भी होता है। इस वैल्यू को हम कहते हैं इसका मैथमेटिकल वैल्यू। अगर कोई पूछे व्हाट इज मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है। अच्छा, इसका एक और भी वैल्यू होता है 1.0968 इंटू 10⁻7 पर मीटर। इस वैल्यू का नाम हम रखते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो सुनो, ये आपका कांस्टेंट है। अच्छा बाबा, कांस्टेंट को जब हम लिखें तो हमारा ये फार्मूला क्या बनेगा, ये हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, तो बड़ा सिंपल है, 1/λ इज इक्वल टू ये सब कुछ आपका एक कांस्टेंट हो गया, बाकी यहाँ पे बनेगा 1/NF स्क्वायर
माइनस 1/n²। ये किसका फार्मूला है? 1/λ का। 1/λ मतलब क्या? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। और यू नो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल का नाम है वेव नंबर। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? वेव नंबर भी कहते हैं। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या बेटा? वेव नंबर। तो वेव नंबर की जो जनरल एक्सप्रेशन है वो आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो फार्मूला, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका दूसरा, या ये किस साइंटिस्ट ने ड्राइव किया था? देयर वॉज अ ग्रेट मैन बाल्मर। तो हम इस फार्मूला को कहते हैं बाल्मर्स फार्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाल्मर फार्मूला किसके लिए इस्तेमाल होता है? वेवलेंथ की कैलकुलेशन के लिए, इस तरह से। अच्छा, इस फार्मूला को हम यूं भी लिख सकते हैं बाबा, सुनो। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस वे। बाद दफा ऐसे भी लिखते हैं हम इसको आमतौर पे, आर इन्फिनिटी, या डायरेक्टली आप आर लिख दो। चलो भाई। अच्छा, NF जो है ना, इसको बाद दफा हम खाली p² से भी लिखते हैं। और ये जो 1/NF² है, इसको हम खाली n से भी लिखते हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आप लोग इसको ऐसे पढ़ते हो। ओके, ये क्या है? वेव नंबर का फार्मूला। ये किस चीज का फार्मूला बाबा? वेव नंबर का फार्मूला। अगर इसी बाल्मर फार्मूला को हम फ्रीक्वेंसी के अंदाज में लिखना चाहें तो लिख सकते हो। भला वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से रिलेट करते हैं? आप बड़ी सादी सी डेफिनेशन है, बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है। आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय c करो। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि c/λ फ्रीक्वेंसी होता है ना बाबा। तो यूं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इट वुड बी c/λ। ये c यहां से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे NF² लिखो, या खाली आप p² लिखना चाहो लिखो, और ऐसे लिखो। तो ये फार्मूला फिर हो जाएगा किसके लिए? आप कह दो दिस वुड बी एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। हम इसको कहते हैं, इसका नाम क्या बाबा? बाल्मर्स एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ये है। अच्छा, ये फार्मूला क्या कहेंगे इसको? ये भी बाल्मर्स एक्सप्रेशन है, पर दिस इज बाल्मर एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर। वेव नंबर का फार्मूला ये है, पर जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ये है। आपके किताब में शुरू से ही बाल्मर एक्सप्रेशन की बातें की गई हैं, पर मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे करके अभी समझा दिया, क्योंकि एक सीक्वेंस में इस तरह से ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस बाल्मर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके हम आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है, ये बात हम इस एक्सप्रेशन को देखे बताते हैं। सुनो जरा, पहले हम एक जनरल बात करना चाहते हैं, उसके बाद आते हैं इसकी कैलकुलेशन पे बाबा। हाइड्रोजन एटम में ये समझ लो n = 1 है। n = 1 हम किसको कहते हैं? ग्राउंड स्टेट को कहते हैं। थोड़ा ऊपर जाओगे तो एक और एनर्जी स्टेट है, दैट इज n = 2। n = 2 कौन सी स्टेट है बेटा? एक्साइटेड की कहानी यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, n = 3, n = 4, n = 5, और ये आपका 6, आपका ये 8 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की कहानी यहां तक होती है। सुनो बाबा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर ऑफ सीरीज। 5 सीरीज हाइड्रोजन में देखी गई, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम 2 है, पर इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हर हिसाब से हर बैंड की अलग है। तो 5 सीरीज यहां पे ऑब्जर्व की गई हाइड्रोजन में। अच्छा, जो पहली सीरीज थी उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। इसका नाम क्या बाबा? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब बनती है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जब कहीं से भी हो, पर ग्राउंड स्टेट में जब आए। दूसरे मायने में कह दो, जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो, क्योंकि हम इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं ना बाबा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, अगर उसकी आखिरी मंजिल n = 1 है, अगर उसकी फाइनल एनर्जी स्टेट n = 1 है, तो वो इमिट जो करता है स्पेक्ट्रम, उसके बारे में हमें लाइमन साइंटिस्ट ने बताया। तो इस किस्म की सीरीज का नाम हम रखते हैं लाइमन सीरीज। दूसरे मायने में ऐसे कह दो बाबा कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की आखिरी मंजिल कहाँ है? 1। कहाँ से? कहीं से भी, कहीं से भी। अच्छा, वेव नंबर की इक्वेशन क्या बनेगी? 1/λ = r, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/1² -1/ni²। ये जो जनरल फार्मूला है ना,
इसमें फाइनल एनर्जी स्टेट हम P कहते हैं, जो कि आपका 1 है। इनिशियल कोई भी हो, कहीं से भी आए, पर आए 1 में, रुके 1 में। अच्छा, इनिशियल एनर्जी स्टेट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बाबा, सुनो। इनिशियल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आए, पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरह ऐसे रुके। तो जो एनर्जी या वो जो इस तरह से इमिशन करेगा इस तरह से, दैट से टू बी द पर्टिकुलर लाइमन। लाइमन हम इस तरह से लिखते हैं। ओके। अच्छा, जो बैंड ऑफ कलर बनता है उस वक्त, जो बैंड ऑफ कलर उस वक्त जो बनेगा ना, दैट बैंड ऑफ कलर इज एक्चुअली नेम्ड एज, या जो फ्रीक्वेंसी जो इस वक्त बनेगी, ये फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायोलेट कहलाती है। तो इस रीजन का हम नाम क्या रखते हैं, अल्ट्रा वायोलेट रीजन। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सुनो, अल्ट्रा वायोलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, पर वेवलेंथ के हिसाब से हम क्या बात करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ। ये कब की बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन 1 तक करें। चले, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मतलब प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हाई टू लो इनडायरेक्ट ट्रांजिशन भी हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 1 में आए, 2 में भी रुक सकता है, 3 में भी रुक सकता है ना। तो देखना ये चाहते हैं कि भाई जब ये 2 में रुकेगा तो क्या बनेगा, कहां से, कहीं से भी आए, 3 से आए, 4 से भी आए, इन्फिनिटी से आए, अगर इसकी आखिरी मंजिल 2 है, जब ये 2 में रुकता है तो एक हमें सीरीज दी गई थी, एक साइंटिस्ट ने दी थी, दैट वाज द बाल्मर। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, पर अगर 2 में रुक गया तो वो सीरीज जो बनाता है, दैट इज व्हाट यू से कि बाल्मर सीरीज, ये आपका बाल्मर है। अच्छा, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन की आखिरी मंजिल मतलब जो फाइनल एनर्जी स्टेट है वो क्या होता है आपका, 2 है। कहीं से भी है पर 2 में गिरे, आप यूं भी कह सकते हो। अच्छा, तो वेव नंबर इक्वेशन आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट आपका वही है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। आए कहां से, जहां से दिल करे, 3 से भी आए, 4 से भी आए, कहीं से भी आए। रीजन कौन सा बनता है यहाँ पे बाबा, दैट इज से टू बी विजिबल रीजन। जो रीजन बनाना होगा दैट वुड बी विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन बनता है जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट ट्रांजिशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन 3 में भी रुक सकता है। अच्छा, तो जब 3 में रुकेगा, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, यू नो, पर अगर 3 में रुका तो वो सीरीज बनाता है। अच्छा, तो यहां पे जो सीरीज होती है इसका नाम हम रखते हैं कौन सा, पैस्चन सीरीज। पैस्चन साइंटिस्ट था, तो हम इसको लेते हैं क्या बेटा, पैस्चन सीरीज। ओके, तो पैस्चन सीरीज कब बनती है, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वो कहीं से भी हो, पर कौन से एनर्जी स्टेट में बेटा, 3rd में गिरे, मतलब कि फाइनल मंजिल 3 हो। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो बनेगा दैट वुड बी द पैस्चन 1, हम इसका नाम रखते हैं पैस्चन सीरीज। इलेक्ट्रॉन की आखिरी मंजिल 3 है, ठीक है ना। अच्छा, तो वेव नंबर इक्वेशन या हम किस तरह से लिखते हैं, इट कैन बी लाइक दिस वे, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, जाहिर सी बात है जब आप इमिशन की बात करते हो तो आता 3 या नीचे से थोड़ी आता ऊपर से, पक्की बात है। तो जो इनिशियल एनर्जी लेवल है ना वो 3 से बड़े होंगे, पक्की बात है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, हम हाई टू लो ट्रांजिशन की भी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल एनर्जी स्टेट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अच्छा, जो रीजन यहाँ पे बनता है ना, इस रीजन का नाम हम रखते हैं इंफ्रारेड रीजन। पैस्चन सीरीज में जो रीजन है वो कौन सा बेटा, इंफ्रारेड रीजन। ओके, वेव नंबर आपका ये हुआ। ओके, नेक्स्ट, सर क्या ये मुमकिन है कि बस इलेक्ट्रॉन 3 में रुके बाबा, 4 में भी रुक सकता है? तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, अगर ये 4 में रुक गया तो फिर वो जो सीरीज बनाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। इसका नाम हम क्या रखते हैं, ये आपका ब्रैकेट सीरीज है। और ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन की आखिरी मंजिल होती है 4 नंबर। कहाँ से आएगा, ऊपर से, कहीं से भी आ सकता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 पर इनिशियल कोई भी हो। इनिशियल क्या हो सकता है, 4 से ऊपर वाले सारे के सारे हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 कुछ भी। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई इनिशियल एनर्जी स्टेट इसका 4+1 कोई भी हो सकता है, 4+2 एंड सो ऑन।
जो रीजन होता है ना, इस रीजन का हम नाम रखते हैं फार इंफ्रारेड। ये जो रीजन है हम इसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड रीजन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वापस आकर कहीं से भी रुक सकता है, इसका मतलब ये इट मे हैव ट्रांजिशन इन 5 एज वेल। ये 5 में भी आ सकता है, ऊपर से आए पर 5 में रुक जाए तो जो वो सीरीज बनाता है इसको हम कहते हैं फंड सीरीज। ठीक है, तो फंड सीरीज कब बनती है बेटा? व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो पर वो उसकी आखिरी जो मंजिल है जहाँ पे वो रुकेगा वो 5 है। तो जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस यहाँ पे बनाता है, दिस इज व्हाट यू से, इट वुड बी 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। कहाँ से आ सकता है? 5 में गिरना है ना, तो इमिशन के हिसाब से ऊपर से कहीं से भी आ जा सकता है। तो बड़ी सादी सी बात है, इनिशियल एनर्जी स्टेट आपका 6, 7, 8 कोई भी आ सकता है। अब जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनेंगी ना, ये भी तकरीबन ऐसे समझ लो फार इंफ्रारेड ही होंगी। अच्छा, ब्रैकेट में भी फार, यहाँ पे भी फार, ये थोड़ा बहुत शॉर्टर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, नियर इंफ्रारेड कहते हैं इसको, ये कंप्लीट एक फार इंफ्रारेड है। अच्छा, ये जो फन सीरीज है ना, इस फन सीरीज में क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कह दो कि लॉन्गर वेवलेंथ है, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो रीजन है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, उनमें से जैसे क्वांटम नंबर हम बढ़ाते हैं या सीरीज नंबर बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। देखें, यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इधर मिनिमम। अच्छा, वेवलेंथ का वाला क्या सीन है, यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टर थी, यहाँ पे वेवलेंथ लॉन्गर है। तो हाइड्रोजन एटम में आमतौर पे ऐसा हो सकता है। सर वाला 6 में रुक सकता है, हाँ बिल्कुल, पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अब पता क्या, मिनिमम पॉसिबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जब किसी बीच में रुक जाए ना, ग्राउंड में आ जाए, तो मसला ही आता है ना। यहाँ पे आपसे कहते हैं कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें से ना, पर अगर बीच में रुक जाता है तो अनस्टेबल एटम रहता है फिर भी, तो उसको स्टेबल करना होता है तो लाजमी तौर पे ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियर या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, तो ज़्यादा उसकी जो लाइफ है वो कहाँ पे है, मैक्सिमम लाइफ यहाँ पे होती है, ध्यान में रख लो। लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कम होता है, जैसे क्वांटम नंबर बढ़ाओगे उतना लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन का कम होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम में जो इमिशन होती हैं या यहाँ पे होती हैं, ये सारी कुछ हमने पढ़े। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरेज इमिशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेज़र इमिशन। हाइड्रोजन एटम अब आपका कंप्लीट, बुक की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा और ताकि आपको ये समझ भी आ जाए। कोचिंग में हो सकता है ये बातें आपने ना पढ़ी हों, तो मैंने प्रेफर करा कि पहले हम ये चैप्टर डिस्कस करते थे इंटर के, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।